हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचपी पुलिस के लिए मैथ्स के मॉक टेस्ट। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो संख्या है, अगर हम डिवाइड करें तो परिमेय और अपरिमेय में डिवाइड कर सकते हैं एक तरीके से। तो शून्य जो है एक इंटीजर्स भी होता है जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो शून्य किस प्रकार की संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। थोड़ा सा देख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं, परिमेय संख्याओं की अगर बात की जाए तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो परिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल है उसमें इंटीजर्स आते हैं, यानी पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे -4, -2, 0, 1, 9, 5, 7, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। और दूसरा जो इसमें आता है वो आता है भिन्न, यानी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है 22/7। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22/7 तो पाई की वैल्यू है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट। और ये p/q के रूप में लिखा गया है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। और इस तरह से जैसे लिखा हो -4/5, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जितने भी हमारे भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो सभी किसके कैटेगरी में आते हैं? परिमेय संख्याओं के। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो परिमेय ही संख्याओं में का उदाहरण है हमारा शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जो एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। जैसे 0.679, ये 9 के बाद क्या होगा? खत्म हो गया। ये हम कह सकते हैं 0.7943, 0.174। तो ये सब क्या है? शांत दशमलव है। इसी के साथ एक और आता है अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ये भी परिमेय ही संख्याओं का उदाहरण है। अशांत आवर्ती दशमलव से अभिप्राय है जो एक पॉइंट के बाद रिपीट करे खुद को, जैसे 0.666 और आगे भी चलता रहे। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। या इसी को हम 0.6 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। साथ में इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि 0.7989898 और आगे आगे रिपीट होता रहे। तो इसमें 9898 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए जैसे पाई। पाई की जो वैल्यू होती है 3.141 डे 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 डैश आगे चलता रहेगा, ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। साथ ही में इसमें रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और क्यूब है वो सभी भी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है तो ये क्या है? अपरिमेय है। 7 लिखा है, क्या है? अपरिमेय है। 8 लिखा हुआ है, क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब लिखा है तो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। जैसे √4 है, √16 है ना? और √27 है, √8 है। ये सब क्या है? परिमेय। और अपरिमेय संख्याओं का एक और एग्जाम्पल होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावृति दशमलव। कहने का मतलब है कि ना तो ये दशमलव टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.6972364 और आगे आगे चलता रहेगा। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय
संख्या। उम्मीद है कि आपको परिमेय और अपरिमेय समझ आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे ₹12 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो खुद में होता है 100%। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले उसने 20% हानि पर बेचा, यानी पहले उसने उस वस्तु को 80% पर बेचा होगा। देन वो कह रहा है कि अगर वो उसे 12 रुपए अधिक में बेचता, 12 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। इट मीन्स वो फिर उसे 110% पर बेचता। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो परसेंटेज में है वो कितना इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 30% का इंक्रीज। और रुपए में देखें तो 12 रुपए का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 30% की जो वैल्यू है वो है 12 रुपए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12/30। और 100% के लिए निकालने के लिए इसमें किसका गुणा कर देंगे, 100 का, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 चौके 12 और 10 चौके 40 रुपए। यानी इस वस्तु की जो कीमत है वो है 40 रुपए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए, इसमें आप सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी हानि है और जितना लाभ हुआ है उन दोनों को जोड़ लो। जैसे हानि 20% हुई, लाभ फिर 10% हुआ, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 30%। और ये 30% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 12। तो इसी तरीके से फिर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 है और माध्यिका मीडियन 24 है तो इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बहुलक मोड, यानी बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो वैल्यू पुट करेंगे, बहुलक तो हमने निकालना है, मोड हमने निकालना है, बराबर है 3, माध्यिका कितनी है 24, और -2 माध्य, और माध्य कितना है 2 × 20। तो निकल के आएगा 24 से कितना हुआ 72 -40। तो आंसर कितना निकल के आएगा 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने जरूर याद रखना है। लास्ट टाइम एचपी पुलिस में 2 क्वेश्चन इससे आए थे और दोनों ही इसी फॉर्मूले पर बेस्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह या बेगम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए, प्रायिकता क्या होती है कि टोटल आपके फेवर में जितने आउटकम है बटे में टोटल जितने आउटकम है। तो एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 4 किंग होते हैं और 4 ही बेगम यानी क्वीन होती है ना। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बादशाह या बेगम, जब भी या लगे तो समझ लेना है कि वहां पर आपको प्रायिकता को प्लस करना पड़ेगा। जैसे बादशाह की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/52। और या का मतलब क्या होता है, प्लस। अगर और लिखा होता तो गुणा लिखते, लेकिन या लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। और बेगम भी कितनी है, 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/52, 4/52 हो जाएगी, 4/52। एलसीएम लेंगे तो 52 और 52 का एलसीएम कितना आएगा, 52 ऊपर 4 + 4, तो आ जाएगा 8/52। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 13 चौके 52। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर लीप वर्ष 23 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। देखो, जो एक सिंपल ईयर होता है उसमें 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। देखो, 365 दिन होते हैं, तो 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 52 सप्ताह बनते हैं, और एक दिन वो ऑड बच जाता है, ठीक है।
अब अगर हमें 53 रविवार चाहिए, 52 रविवार तो 52 सप्ताह में आ जाएंगे, लेकिन 53वां भी अगर रविवार चाहिए तो हमें जो एक दिन बच गया वो भी रविवार होना चाहिए। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। और उस 7 में से हमें क्या चाहिए? रविवार चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 600 रुपए है, दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या होगा? तो देखिए, आप इसमें एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं जिससे आप सीपी और एमपी का अनुपात निकाल सकते हैं। तो सीपी और एमपी का अनुपात निकालने के लिए आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। यहां से आप सीपी और एमपी का अनुपात निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा? 100, और डिस्काउंट कितने का दे रखा है? 10% का। तो सीपी कितना हो गया? 90। और एमपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। आप यहां से रेशो लोगे तो 30 या 90, 30 चौके 120। तो सीपी और एमपी का रेशो कितना आ गया? 3:4। अब हमें सीपी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 600। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600/3। और हमसे पूछा है कि हमें एमपी निकालना है, तो एमपी हमारा कितना था? 4 यूनिट। तो 4 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो 200 को 4 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 रुपए। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 800 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन कितना होगा? तो देखिए, बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसका फॉर्मूला है πr²h। तो पाई की वैल्यू इसमें नहीं लिखी हुई है तो हम क्या ले लेंगे? 22/7। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 गुणा आर, रेडियस इसमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 गुना, और एच की इसमें जो वैल्यू है वो है 10। देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। 22×7 = 154 और गुणा में 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और उनके बीच की दूरी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है कितना है? 3:5। और हमसे पूछा गया है कि बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जो भी हमारी बड़ी भुजा होगी वो 5 का क्या होगी? मल्टीपल। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का? कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुणा में हाइट। तो 1/2, समांतर भुजाएं क्या है? 3:5। तो एक मान लेंगे 3x, दूसरी मान लेंगे 5x, और गुणा हाइट कितनी दे रखी है? 8, बराबर क्षेत्रफल कितना है? 128। अब ये दो इस साइड बटे में है तो उस साइड गुणा में चला जाएगा। ये 8 गुणा में है तो उस साइड भाग में चला जाएगा। तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 8 × 8, 4 × 48, 8×6 = 48। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8x बराबर है 16×2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8×2 = 16, 2×2, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आई 4। हमसे पूछिए बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हमारी क्या थी? 5x। तो 5×4 = 20। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण
110 डिग्री है और इसके एक सम्मुख अंत कोण का मान 45 डिग्री है, दूसरे सम्मुख अंत कोण का मान क्या होगा? देखिए, जो एक त्रिभुज है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, त्रिभुज का ये एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 110 डिग्री। और क्या क्या कि ए अंत सम्मुख कोण, जो ये एक्सटीरियर एंगल है इसके अंदर के जो कोण है उसके सम्मुख जो कोण हो गए वो होगा ये वाला और ये। अब इन दोनों का जो सम है वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अगर इनमें से एक 45 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 45 प्लस एक्स बराबर 110, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो बाहर वाले एंगल के सम के बराबर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 माइनस 45, तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 65 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट। 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को, ब्रिज को, सुरंग को पार करती है तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को उसने पार किया है दोनों की लंबाई को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है तो जो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस होगा 250 प्लस 350, यानी 600 मीटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अब हमने स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 600 मीटर, टाइम है 20 सेकेंड, तो जो स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। लेकिन हमसे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 18/5 का। तो 6×5 = 30, 18×6 कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 8/15 और 15/8 एक डायरेक्ट शॉर्टकट है स्पीड को चेंज करने का। ठीक है, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तब आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 का। और अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिना रुके एक बस की औसतन चाल 54 किलोमीटर पर आवर है और रुकने के समय को मिलाकर इसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है? आपने ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड को क्या करना है? माइनस करना है। तो ज्यादा स्पीड क्या है इसमें? 54, और कम क्या है? 45, और डिवाइड कर देना है जो स्पीड ज्यादा है यानी 54। तो हमारे पास आ गया 9/54 घंटे। ठीक है, लेकिन ये घंटे में आ गया, हमसे पूछा है मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9×6 = 54 और 6×10 = 60, यानी प्रति घंटा वो कितने मिनट रुकती होगी? 10 मिनट रुकती होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए, आपने पहले खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके, देन आपने सॉल्यूशन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.375 को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करने पर क्या मान प्राप्त होगा? तो साधारण भिन्न के रूप में क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटा देंगे। क्वेश्चन क्या है? 0.375। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितनी जीरो आएगी? देखो, पॉइंट के बदले एक, अब पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी क्या लगा दो? जीरो। कितने अंक है? 3 अंक, तो 1 2 3। अब इसको क्या कर दो? 25 से डिवाइड। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, कितना बचेगा? 12 और 5, तो 25×5 = 125, और बटे में 25×4 और एक जीरो। फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5×3 = 15, 8×5 = 40। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 0.12
3 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में बदले। तो कैसे लिखेंगे, 0.12 और 3 के ऊपर क्या है, बार। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जितने के ऊपर बार होते हैं उतने क्या लिखते हैं, बटे में 9, और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी क्या लिखते हैं, 0। तो ना तो 1 के ऊपर बार है ना 2 के ऊपर, तो कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो। नेक्स्ट ऊपर क्या करते हैं कि टोटल में, टोटल कितना है 1 2 3, इसमें से क्या घटाते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं है, तो 12 के ऊपर बार नहीं है, तो 123 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 111, और बटे में 900। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत है, मान लो ये एक आयत है और इसकी जो लंबाई है वो है 25 और चौड़ाई कितनी है 15। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो इसके बाहर इस तरीके से कह सकते हैं कि रास्ता बनाया गया है। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। इस तरीके से क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। और इस वाले रास्ते का हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए 2 मीटर लेंथ इस साइड बढ़ गई, 2 मीटर लेंथ इस साइड बढ़ गई है, तो जो बड़े वाला आयत है इसकी लेंथ कितनी हो गई, 29। ठीक है, उसी तरीके से 2 मीटर चौड़ाई ऊपर को बढ़ गई, 2 मीटर चौड़ाई नीचे को बढ़ गई, तो कितनी चौड़ाई बढ़ गई, 4 मीटर। यानी अब नया जो आयत बना है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 15 और 4 19। अगर हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 29 गुना 19, और इसमें से माइनस कर देंगे 25 गुना 15। देखिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है, बाकी में 0 0 है। देख लेते क्या पता है यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाए। तो 9 गुना 9 कितना होगा, 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। फिर माइनस करेंगे, 5 गुना 5 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। ठीक है, तो एक में से जब आप 5 घटाओगे तो एक में से 5 तो घटा नहीं सकते, यानी इसके ऊपर कैरी आएगा, तो कैरी आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 11। और 11 में से आप 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 6। यानी जो भी हमारा आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। और 6 एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा, 176 मीटर स्क्वायर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का जो आयतन है उनका अनुपात दे रखा है 64:27। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और दूसरे गोले का आयतन भी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो ऊपर भी बच गया r क्यूब और नीचे भी बच गया r क्यूब। तो क्या आएगा, 64/27। आयतन का अनुपात दे रखा ना 64, 64:27। अब r क्यूब 64 है, तो r कितना होगा, बोलो 4, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। और नीचे r क्यूब की वैल्यू कितनी है, 27, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। यानी इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/3। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण a+b+c=48 है, यदि ए बी सी 3 अभाज्य संख्या हो तो b+c, तुमने क्या ज्ञात करना है, b+c का मान क्या होगा। ठीक है, तो b+c का मान हमने ज्ञात करना है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है दो को छोड़ के, सभी क्या होती है, वो सभी विषम संख्याएं होती है। और कभी भी अगर आप 3 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो 48 नहीं आता है। इसका मतलब इन तीनों में एक संख्या क्या होगी, 2 होगी ही होगी। ठीक है, तो एक संख्या क्या होगी, 2, प्लस बी और सी कोई सी भी संख्या हो सकती है,
और बराबर किसके, 48 के। तो बी प्लस सी क्या निकल के आएगा, 48 माइनस 2। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 46। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए, जब आप दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपने 3 और 5 को अगर आप ऐड करोगे, 3 और 5 को, तो कितना आएगा, 8। लेकिन अगर आप तीन विषम संख्या को जोड़ोगे, जैसे 3, 5, 7, इनको जोड़ोगे, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15। यानी कभी भी तीन विषम संख्या को जोड़ के सम संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें एक संख्या क्या माननी पड़ेगी, 2, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो 2 हम अभाज्य संख्याएं और जोड़ लेंगे जो विषम है, और एक जो सम है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है और 30 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का संयुक्त माध्य कितना है। तो देखिए, अगर हमने टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने लड़कों का औसत भार है प्लस जितना लड़कियों का औसत भार है उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितने छात्र हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुल छात्र देखूं तो कुल छात्र कितने हैं, 20 लड़के और 30 लड़कियां। तो टोटल कितने छात्र हैं, 50। और हमें ऊपर चाहिए योग, तो योग कैसे निकालेंगे, देखो 20 लड़के और औसत भार कितना है, 50। तो योग कितना है, 2 पंजे 10 और 2 0, 1000, प्लस 30 लड़कियां और औसत भार इनका 40। तो 4 तिया 12 और 2 0, तो औसत भार कितना गया, 1200। तो टोटल भार कितना गया, 1200 और 1000, 2200। और बटे में कितना है, 50। जीरो से जीरो कैंसिल, और डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना गया, 44 किलोग्राम। तो संयुक्त माध्य कितना हो जाएगा, 44 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग का अनुमान है कि कल बारिश होने की संभावना 70% है। कल बारिश ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी घटना की प्रायिकता होने, ठीक है, और उसमें हम क्या जोड़ दें, उस घटना के ना होने की प्रायिकता। तो दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अगर होने की प्रायिकता 70% है, तो इसमें ना होने की हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 100% के बराबर आ जाएगा। तो पी ई के ऊपर बार, मतलब पी नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 100 - 70, यानी कितना आ जाएगा, 30%। और 30% को इसमें दशमलव में बदला गया है, तो 30 बटे कितना आएगा, 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 3/10। तो 3/10 कितने के बराबर होगा, 0.3 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। 30% होगी, 28% होगी, 25% होगी, या 32% होगी। एकल छूट निकालने का फॉर्मूला है A + B - AB/100। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 20, प्लस बी की वैल्यू है 10, माइनस 20 × 10 और बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, तो 20 और 10 30, 30 - 2, यानी कितनी होगी, 28%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हमारा राइट। ठीक है, आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं कि आप मान लो कि इस वस्तु का प्राइस है 100 रुपीज, और आप इस पे डिस्काउंट दे रहे हो 20% का, और फिर डिस्काउंट दे रहे हो 10% का। 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 80 में। और फिर 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 90% में। तो यहाँ से हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस रहेगा, 100 में से 100 क्या होगा, कैंसिल आउट, और 20 से 20 कैंसिल, तो 8×9 = 72। यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 72। MRP हमने कितना माना है, 100, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 72। तो आपने 100 रुपए की चीज 72 में बेच दी, तो कितने रुपए का डिस्काउंट देंगे, 28 रुपए का। तो ये 28 रुपए का डिस्काउंट आपने किस पे दिया है, 100 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 28%।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल अभी हमने पहले भी इस वीडियो में क्वेश्चन किया था। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग और गुणा हाइट। तो 1/2 समांतर भुजाएं कितनी है इसमें, एक है 10 प्लस एक है 14 और गुणा क्या करेंगे 6। तो 2 3 6, 3 बार चला जाएगा, 10 और 14 24 और गुणा में 3, तो 24×3 72, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा राइट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।